दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के सेकंड टाइप यानी कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से जुड़े हुए इसके इंस्ट्रूमेंटेशन और प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे। इसके अलावा ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के क्या एप्लीकेशन है, इसके क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, इन सभी बातों को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो कुल मिलाकर आज का वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं, यह ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। लैब में हमें इस प्रकार का दिखाई देता है। तो ये बॉडी है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, जो कि एक सिस्टम से अटैच्ड होता है। तो इस बॉडी के अंदर वैक्यूम क्रिएट किया जाता है ताकि कोई भी बाहरी जो इन्वायरमेंट है उससे कोई भी अटैचमेंट न रहे, क्योंकि अंदर जो है इलेक्ट्रॉन का हम यूज़ करते हैं। तो इस ट्यूब के अंदर वैक्यूम क्रिएट करने का और भी रीज़न है। मैंने आपको स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बता रखा है। यदि आप चाहे तो वो वीडियो देख ले, तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों यहाँ पर वैक्यूम को क्रिएट किया जाता है। यहाँ से ऊपर की ओर इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस किया जाता है। यह इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन गन के थ्रू प्रोड्यूस होता है। तो इस इलेक्ट्रॉन गन में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं टंगस्टन से प्रोड्यूस होते हैं। जब हम टंगस्टन को इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो वो हीट अप होता है और हीट होकर इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है। तो इस इलेक्ट्रॉन गन के नीचे आप मान सकते हैं कि कुछ आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको मिलेगा कंडेंसर लेंस, जो कि इलेक्ट्रॉन बीम को कंडेंस करता है। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम कंडेंस होती है तो कंडेंस होकर नीचे अपर्चर की ओर जाती है और यहाँ स्पेसिमेन पे पड़ती है। तो यहाँ पर हमारा सैंपल होता है, या फिर हम कह सकते हैं हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो सैंपल को देखने से पहले हम इसको प्रिपेयर करते हैं। तो कैसे प्रिपेयर किया जाता है मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। तो जब हम सैंपल को प्रिपेयर कर लेते हैं तभी इसको हम इंस्ट्रूमेंट में रखते हैं। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा, जब भी हम इसमें इंस्ट्रूमेंट में रखे हैं तो हमेशा वैक्यूम क्रिएट होना चाहिए, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन बीम से इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो एयर पार्टिकल से रिएक्ट न कर सके। इसलिए यहाँ पर ट्यूब में वैक्यूम क्रिएट होना चाहिए। तो जब हम सैंपल को रखते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम आती है और ये इलेक्ट्रॉन बीम सैंपल को क्रॉस करते हुए यानी कि इसको ट्रांसमिट करते हुए और इन ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे ही हमें ऑब्जेक्ट के जो इमेज है वो मिलते हैं। तो फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर हमें इमेज मिलती है। तो जो ऑब्जेक्ट से ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन है, इस फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर जो इमेज बनाते हैं उसे हम इस मॉनिटर पर देखते हैं। तो आइए इसे हम रे डायग्राम के थ्रू समझते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि किस प्रिंसिपल पर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी काम करता है। तो ऊपर देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन सोर्सेज है जो कि इलेक्ट्रॉन गन से निकलते हैं। यहाँ पर एक कंडेंसर लेंस है जो कि इस इलेक्ट्रॉन बीम को कंडेंस करता है। तो ये जो कंडेंस इलेक्ट्रॉन बीम है ये कंडेंसर अपर्चर से होते हुए सैंपल पर गिरती हैं। तो इस सैंपल पर जब इलेक्ट्रॉन गिरते हैं तो ये ट्रांसमिट होते हैं और ट्रांसमिट होते हुए ऑब्जेक्टिव लेंस से होते हुए ऑब्जेक्टिव अपर्चर पर पड़ते हैं। तो इस ऑब्जेक्टिव अपर्चर से होते हुए जो ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन है वो इंटरमीडिएट लेंस को क्रॉस करते हुए पहुंचते हैं फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर। यानी कि जो सैंपल का जो भी इमेज बन रहा है वो कहाँ बनता है, फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर बनता है। तो जितना ही सैंपल से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन होता है उसी बेसिस पर इस फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर इमेज बनता है और इस इमेज को हम कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पाते हैं। तो यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हुए। स्कैटरिंग के बेसिस पर ही हमें इमेज मिलती है। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे हमें इमेज मिलती है। तो मान लेते हैं हमारा ये कोई सैंपल है, ठीक है। तो जो सैंपल होता है वो किसका बना होता है, मॉलिक्यूल का बना होता है, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया हुआ है। तो अगर कोई भी चीज़ मॉलिक्यूल का बना तो इसका मतलब उसके अंदर एटम है। तो ऊपर से मान लेते हैं हमारा ये इलेक्ट्रॉन बीम आ रहा है इलेक्ट्रॉन गन से। तो जो एटम, क्योंकि आपको बता दें कि जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूट्रल होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास से होकर गुजरते हैं तो उनके एनर्जी में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होता, वो बहुत हल्का सा स्कैटर्ड होते हैं जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास से गुजरते हैं। तो इस तरह की जो स्कैटरिंग होती है उस स्कैटरिंग को हम कहते हैं इलास्टिक स्कैटरिंग। तो जो इलेक्ट्रॉन बीम का इलेक्ट्रॉन है वो एटम के इलेक्ट्रॉन के पास से होकर गुजरता है। तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी जितनी भी एनर्जी है काफ़ी हद तक इस इलेक्ट्रॉन को पास कर देती है। तो अपनी एनर्जी देने के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन बीम का इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी कम हो जाती है, जिसके कारण ये स्कैटर्ड हो जाता है। तो इस तरह की जो स्कैटरिंग होती है उसे हम बोलते हैं इनएलास्टिक स्कैटरिंग।
तो इस तरह से 2 तरह की स्कैटरिंग होती है, वो डिपेंड करता है कि जो इलेक्ट्रॉन बीम है, एटम के किस पोज़ीशन से होकर गुज़र रहा है। अगर एटम के न्यूक्लियस से होकर गुज़रता है, तो वहाँ पर जो स्कैटरिंग होती है, वो बहुत कम होती है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन के पास से होकर गुज़रता है, यानी कि एटम के इलेक्ट्रॉन के पास से होकर गुज़रता है, तो वहाँ पर स्कैटरिंग अधिक होती है। तो इसी स्कैटरिंग की बेसिस पर हमें इमेज मिलती है। तो मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे यहाँ पे हमारा सैंपल है और सैंपल के नीचे हमारा स्क्रीन है, जिसे आप फ्लोरेसेंट स्क्रीन कहते हैं। तो जहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट होते हैं, तो वहाँ पर लाइट कलर की इमेज आपको देखने को मिलेगी, और जिस एरिया में कम इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट हुए, तो वो जो इमेज होती है, वो हमें डार्क देखने को मिलती है। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम पहुँचता है, उसका मतलब है कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हो गए, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमें अधिक दिखाई देते हैं, वहाँ पर मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड अधिक नहीं हुए। तो ये पूरा इमेज स्कैटरिंग पर डिपेंड करता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हम इसे ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी कहते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमारे ये जो सैंपल है, उस सैंपल से इलेक्ट्रॉन बीम क्या कर रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, और ट्रांसमिट होकर हमें नीचे की ओर फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर इमेज दे रहा है। तो इस सैंपल से इलेक्ट्रॉन बीम ट्रांसमिट होकर हमें इमेज देता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का चाहे ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हो या स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हो, दोनों केस में जो सैंपल है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है, उनको प्रिपेयर करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, आइए समझते हैं। तो सैंपल को प्रिपेयर करने से पहले सैंपल की हमें सेक्शनिंग करनी होती है, यानी कि उसे काटना होता है। तो जो सैंपल है उसे हमें थिन स्लाइसेस में काटना होता है, क्योंकि अगर सैंपल थिन नहीं होगा तो जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसमिट होने के लिए हमें जो सैंपल है उसको थिन सेक्शन में काटना होगा। तो यहाँ पर आपको बता दें कि थिन सेक्शन काटने के लिए अल्ट्रा माइक्रोटोम का यूज़ करते हैं। तो आपको बता दें कि जो अल्ट्रा माइक्रोटोम है, इसका यूज़ हम टिश्यू के सेक्शन को काटने के लिए करते हैं। टिश्यू सेक्शनिंग के बाद हम जो सेल है उसको फिक्स करते हैं। फिक्स करने के लिए हम कुछ केमिकल का यूज़ करते हैं। इसके बाद हम सैंपल को रिंस करते हैं, स्टैन करते हैं, और इसके लिए हम हैवी मेटल कंपाउंड का यूज़ करते हैं। तो हैवी मेटल के रूप में हम ऑस्मियम, लेड, यूरेनियम और गोल्ड का यूज़ करते हैं। हैवी मेटल स्टैनिंग के बाद हम डिहाइड्रेशन करते हैं। तो डिहाइड्रेशन के लिए हम एथेनॉल या फिर एसीटोन के कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं। तो कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करने से डिहाइड्रेशन होता है। तो डिहाइड्रेशन इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ पर हम सैंपल को स्टेन कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम डिहाइड्रेशन कर रहे हैं, और मैंने पीछे भी बताया था कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी हम डिहाइड्रेशन करते हैं। तो दोनों केस में हम जो लाइव सेल है, इनका स्टडी नहीं कर सकते, केवल हम डेड सेल का ही स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि जब हम हैवी मेटल से स्टेनिंग करते हैं और डिहाइड्रेशन करते हैं, तो जो लाइव सेल है वो डेड हो जाती है। तो इसलिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के दोनों टाइप्स में लाइव सेल को विजुलाइज नहीं कर सकते। तो जब हमारा सैंपल प्रिपेयर हो जाता है, सैंपल प्रिपेयर होने के बाद जो हमारा ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है, वहाँ पर हम ले जाते हैं। इस पोजीशन पर हम जो हमारा सैंपल है उसको इंसर्ट करते हैं, और इस ट्यूब के अंदर वैक्यूम होता है, और जब हम इसको ऑन करते हैं, तो यहाँ से ऊपर से जो इलेक्ट्रॉन घन होता है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सैंपल को ट्रांसमिट करते हुए आगे की ओर चलते हैं, और स्कैटरिंग और ट्रांसमिशन के बेसिस पे जो फ्लोरेसेंट स्क्रीन है वहाँ पर हमें इमेज मिलती है, और उस इमेज को हम इस मॉनिटर पर देखते हैं। तो ये था ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का इंस्ट्रूमेशन और प्रिंसिपल। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि टेम का क्या एप्लीकेशन है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की टोपोग्राफिकल, मॉर्फोलॉजिकल, कंपोजिशनल और क्रिस्टलाइन इंफॉर्मेशन को हम टेम के थ्रू देख सकते हैं, या फिर किसी भी सैंपल का जो मॉलिक्यूलर लेवल है या फिर उसका जो स्ट्रक्चर है उसको एनालाइज करना है, उसके लिए भी हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो ट्यूमर सेल है, यानी कि जो कैंसरियस सेल है, उनके अल्ट्रा स्ट्रक्चर को हम देख सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि वो नॉर्मल सेल से किस तरह से डिफरेंट है। तो इस तरह की जो स्टडी है वो हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के थ्रू कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके एडवांटेज की। तो इसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर होती है वो बहुत अधिक होती है, यानी कि ये हमें किसी भी सैंपल का लार्ज इमेज देता है, और इसकी रिजोल्यूशन पावर भी जो होती है वो बहुत अधिक होती है, यानी कि हमें क्लियर इमेज देता है। सेकंड एडवांटेज है कि यह किसी भी एलिमेंट या फिर कंपाउंड के स्ट्रक्चर को प्रोवाइड कराता है, तो हम बहुत बारीकी से किसी भी बायोलॉजिकल या फिर नॉन बायोलॉजिकल सैंपल को स्टडी कर सकते हैं।
और सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू हमें हाई क्वालिटी और अच्छे से इमेज का डिटेल मिलता है। यदि हम बात करें इसके डिसएडवांटेज की, तो ये बहुत ही लार्ज और वेरी एक्सपेंसिव होता है, बहुत महंगा होता है। हर किसी लैब में यह आपको देखने को नहीं मिल सकती। और इसके जो सैंपल प्रिपरेशन है, इसके लिए बहुत ही एक्सपीरियंस पीपल की ज़रूरत होती है। यानी कि जो भी लोग इसके सैंपल को तैयार करते हैं, वो बहुत ही लेबोरियस होने चाहिए। इसके अलावा जो इसके ऑपरेशन है या फिर एनालिसिस रिक्वायरमेंट है, उसके लिए उसको ट्रीट करने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग होनी चाहिए। वो व्यक्ति स्पेशल ट्रेंड हो ताकि वो अच्छे से इस माइक्रोस्कोप को ऑपरेट कर सके। इसके अलावा इसे एक स्पेशल हाउसिंग चाहिए और इसके लिए अच्छा खासा मेंटेनेंस खर्च लगता है। और इसका सबसे जो बड़ा डिसएडवांटेज है कि हम इससे केवल ब्लैक एंड वाइट इमेज देख सकते हैं और केवल 2D स्ट्रक्चर ही देख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।